हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में। तो और इसमें हम लोग जो टॉपिक हमारा होगा ये होगा कि हमारा संविधान एवं शासन व्यवस्था। ठीक है, हमारा संविधान एवं शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान सभा की पहली बैठक बैठक कब हुई। अगर आप हमारे संविधान या भारतीय संविधान से पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन जो होता है कॉमन सा क्वेश्चन, तो ये यही होता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो दोनों होते हैं कॉमन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों का जानना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी यह 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई थी 9 दिसंबर को और 1946 को। देखिए, ये डेट इम्पोर्टेंट है। क्या है? डेट इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि डेट ही यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और संविधान सभा के प्रथम, देखिए, अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष की बात की है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर, देखिए संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? यह आपको 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हो गई। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और इन्हीं 3 क्वेश्चन में से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे उपाध्यक्ष की। तो देखिए, जो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे। कौन? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। जो बी.एन. राव है ये क्या थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक क्या थे? सलाहकार थे। तो ये जितने भी पॉइंट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, डायरेक्ट यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, अगला पॉइंट है कि संविधान निर्माण में लगा समय। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपके इस लेवल पे नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो देखिए, 2 वर्ष लगे थे, 11 माह लगे थे और 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान के निर्माण में। और संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान के प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह न्यायालय द्वारा। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और बात करेंगे हम लोग समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था। तो देखिए, ये 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्या? समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था। तो देखिए, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना है। ठीक है, और संविधान निर्माण में किस अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 का क्या हुआ है? अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, संविधान के निर्माण में। तो ये थे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपका जानना बेहद जरूरी था और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ समितियाँ और उनके अध्यक्ष, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में भी और आपके टीचिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और मैं आशा करूँगा कि 1-2 क्लास में पूरा संविधान, ठीक है, हमारा जो संविधान है और शासन व्यवस्था है, इनके सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूं कि आपके रीट का एग्जाम हो या यूपी टेट का हो या सुपर टेट का हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करेंगे समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसके? संचालन समिति के
अध्यक्ष। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो मैं इसलिए यहाँ पे सभी क्वेश्चन को क्या किया हूँ, इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये संचालन समिति के अध्यक्ष है। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या ये थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो ये 3 अध्यक्ष जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इन लोगों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन पेपर में आपके जो ऑप्शन होते हैं उसमें जो मतलब एग्जामिनर द्वारा खेला जाता है, ये खेला जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम होगा और भीमराव अंबेडकर का नाम होगा, और कोई एक नाम दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो इसको कन्फ्यूजन में आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब बात करेंगे हम लोग संघ शक्ति समिति। ठीक है, जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, किसके, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या, राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, किसके, राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तथार्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसको नोट करके आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों की, ठीक है, जो संविधान सभा के कार्यों के संबंधी जो समिति थे वो क्या थे, मावलकर थे। और सदन समिति एवं आयुक्तों के प्रांतों के समिति अध्यक्ष B पट्टपी सीतारमैया थे। ठीक है, ये किसके अध्यक्ष थे, तो सदन समिति एवं आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति अध्यक्ष थे। तो ये थे कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष थे। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, संविधान द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित थे आनंद मठ में, और राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों में आप लोग को कन्फ्यूजन होता है और गलत आंसर करके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये जब राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। ठीक है, यहाँ तो संविधान के बारे में बात होगी, अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन है, बाघ है, और आपके यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन इसमें जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर आपका पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन है। ठीक है, और राष्ट्रीय नदी हो गया। अब देखिए यहाँ भारत का राष्ट्रीय गान जनगणमन दिखाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संबंध पर आधारित क्या, ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्या, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है, आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि पिछले क्लासेस से मतलब छोटे क्लास में ये सब चीज़ें बताई गई है और आप इसको जानते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ को
रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एज टू एज आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो आइए इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पर कब महाभियोग लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर कब महाभियोग लगाया जा सकता है? देखिए, संविधान अतिक्रमण करने पर। अगर संविधान अतिक्रमण होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति पर क्या हो जाएगा? महाभियोग का क्या लगाया जा सकता है। बात करेंगे संधि समझौता यानी विदेशी मामले किसके नाम से होता है? ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के नाम से होता है। क्या? संधि समझौता जो होता है यह राष्ट्रपति के क्या होता है? राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। ठीक है, इसके नाम से होता है। अब भारत के देखिए क्षमादान देने की एकमात्र शक्ति किसको प्रदान है? देखिए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? ये क्षमादान कर सकते हैं। अगर किसी भी अपराधी को कोई सजा सुनाई जाती है या फांसी की सजा सुनाई जाती है या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो क्षमादान देने का एकमात्र जो शक्ति है तो क्या है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? देखिए, अनुच्छेद 108 जो अनुच्छेद 108 है इसके तहत क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन को क्या बुलाया जा सकता है। ठीक है, और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए 245 है और संघ 233 है, और ये क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति और ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए टोटल इतनी है, टोटल 245 है, जिसमें क्या है? 233 संघ है और राष्ट्रपति क्या है? 12 है। अब बात करेंगे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या देखिए 15 है, और संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों को हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो 284 सदस्य के हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें 10 महिलाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। देखिए आपके अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 क्या है? केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। और भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार आपके 14 में है, 20 में है, 21 में, 22 क में है, 21 क में 22 से 28 में क्या है? भारतीय एवं विदेशी नागरिकों के लिए प्राप्त मूल अधिकार इन अनुच्छेदों में है। अब देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? विदेशी स्रोत है। ठीक है, ये क्या है? विदेशी स्रोत है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यहाँ से क्या क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में? तो देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो देखिए ब्रिटेन से लिया गया है संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण। ठीक है, और अब देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा उपाधियां देना। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, समवर्ती सूची। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और रूस से क्या लिया गया है? जिसको पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, मौलिक कर्तव्य। और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये आपका लिया गया है कनाडा से। तो ये चीज़ें हैं, विदेशी स्रोत हैं कि इन विदेशी संविधान, समझ लीजिए कि विदेशी संविधानों से इन चीज़ों को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है, लिया गया है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। हमारा संविधान और शासन व्यवस्था में 1-2 क्लासेज जहाँ तक हो सकती हैं कि और होंगी, और इन 3-4 क्लास जो होंगी, दो भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और क्लासेज। तो इन क्लासों में आपको मैं पूरा संविधान और शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से बता दूंगा कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में दे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और क्वेश्चन जो यहीं से बनते हैं, पूरा संविधान पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें वही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।